friends, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with important subject that is related to SRA. In the last previous class we have already discussed about defenses और मैंने लास्ट क्लास में आपको सेक्शन 9 जो है वो करवाया था. सेक्शन 9 डील कर रहा था डिफेंसेस with respect to suits in contract. कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो भी परफॉर्मेंस करना है उसमें क्या क्या डिफेंसेस है वो हमने किया था. कौन कौन से ग्राउंड्स इसके अंदर थे वो मैंने आपको बताया था. तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 10 से. मैंने सेक्शन 10 बताया था. सेक्शन 10 किस चीज की बात करता है? सेक्शन 10 बात करता है केसेस इन विच specific performance of contract enforceable. कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट की उसके रिगार्डिंग सेक्शन 10 डील करता है. इसमें कहता है कि जो कोर्ट्स हैं शेल वर्ड यूज होता है इसमें. क्या बेयर लैंग्वेज है इसकी? बेयर लैंग्वेज है कि द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट के द्वारा कंपल्सरी है कि वो एनफोर्स करेगी. लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन दे दिया कि कौन से प्रोविजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 का 2, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16. 11 का 2 जो है ट्रस्ट के रिगार्डिंग है. 14 जो है जहां पर स्पेसिफिकली एनफोर्समेंट नहीं होगी. सेक्शन 16 है जो पर्सनल पार्ट्स देता है कि वहां पर एनफोर्समेंट नहीं होगा. तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे इसके डिफेंसेस. ये क्या है जो एक्सेप्शंस दे दी गई. दीज आर डिफेंसेस. ये वो डिफेंसेस हैं जो डिफेंडेंट लेगा. नॉर्मली क्या है कोर्ट ड्यूटी बाउंड है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी. बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 क्लोज 2 और 14 और 16 के तहत अगर उनका वायोलेशन करके अगर एनफोर्स करवाती है तो कोर्ट नहीं करवाएगी. अदरवाइज कोर्ट जो एनफोर्समेंट करवा देगी. सेक्शन 11 बेसिकली डील करता है ट्रस्ट के रिगार्डिंग कि ट्रस्ट के रिगार्डिंग भी कोर्ट क्या है एनफोर्समेंट करवाएगी. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 11 क्लोज 2. 11 क्लोज 2 के अंदर कुछ एक्सेप्शंस है उसके तहत नहीं करवाएगी. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर. 11 को स्टार्ट करते हैं. क्या कहता है सेक्शन 11 को आप देखिए बेयर लैंग्वेज अपनी बेयर एक्ट में देखिए. केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद ट्रस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है कहां पर होगा किसके रिगार्डिंग होगा? कनेक्टेड टू ट्रस्ट एनफोर्सेबल. इसकी जब आप बेयर लैंग्वेज देखते हो तो कहती है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड. सबसे पहले ये एक्सेप्शन आ गया. एक्सेप्ट कौन सा है? सेक्शन 11(2) है उनको छोड़कर. फिर कह रहा है कि अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल. ये जो वर्ड है इसमें कॉन्ट्रैक्ट शैल, ये जो शैल वर्ड है ये 2018 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है. उससे पहले क्या था? यहाँ पर मे वर्ड था कि कोर्ट की मर्जी है, डिस्क्रिप्शन है कि वो करवाए या ना करवाए. लेकिन आफ्टर 2018 अमेंडमेंट ये जो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं रही है बल्कि ये क्या है कोर्ट का एक आप ये कहोगे कि ड्यूटी बाउंड है कि कोर्ट एनफोर्समेंट करवाएगी. थोड़ा सा पंखा तेज करना. तो इस तरीके से जो ये एनफोर्समेंट है वो कोर्ट के लिए कंपलसरी हो गया कि कोर्ट को एनफोर्समेंट करवाना ही पड़ेगा. लेकिन एक्सेप्ट एज अदरवाइज स्टार्ट हो रहा है. इसका मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. उस एक्सेप्शन के तहत अगर कोर्ट चाहे
उसे जो है एनफोर्स नहीं करवाएगी। फिर आगे कह रहा है कि एनफोर्स व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन, कि दो जनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एग्रीमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट भी तो होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि एग्रीमेंट के अंदर जो जो कंडीशंस दी गई है वो सारी कंडीशंस हैं। और उसमें क्या कह रहा है कि परफॉर्मेंस जो किस प्रकार से हो सकती है? परफॉर्मेंस में भी होली और पार्टली, या तो पूरी तरह से करवा सकती है कोर्ट या पार्टली करवा सकती है। ये शैल पर यहाँ पर कंपल्सन नहीं है। एनफोर्स करवाएगी कोर्ट, लेकिन वो कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि वो होली करवाएगी या पार्टली करवाएगी। क्या पूरा का पूरा एनफोर्समेंट करवाना है या कुछ एक पार्ट एनफोर्स करवाएगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो एनफोर्समेंट है ये कोर्ट के लिए कंपल्सरी है और कोर्ट जो है इसमें मना नहीं कर सकती। लेकिन ये कोर्ट की मर्जी है कि वो पार्टली उसको करवाना चाह रही है, क्योंकि उसको एविडेंस ही नहीं मिलेगी कोर्ट को, तो कोर्ट क्या करेगी? पार्टली उसे करवाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। और ट्रस्ट की बात है, ये जो ट्रस्ट होती हैं, जो संस्था होती है, दोनों वर्ड यहाँ पर यूज हुए हैं, दोनों का मीनिंग निकलेगा यहाँ पे। अब बात आते एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए क्या है? कोई व्यक्ति है, उसके पास स्टॉक था। स्टॉक का मतलब उसके पास कुछ सामान था, वो सामान उसने बी के पास रख दिया एज ए ट्रस्टी, एज ए ट्रस्ट के इसलिए रख दिया। बी ने उसका क्या किया? उसको डिस्पोज कर दिया। बी ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। ए कम्स, ए आया, डिमांड की, बी ने रिजेक्ट कर दिया देने से, क्योंकि डिस्पोज ऑफ कर दिया। क्या ए क्लेम कर सकता है स्पेसिफिक एनफोर्समेंट की? यस, ए कैन क्लेम specific performance as B is duty bound to perform his act as B is a trustee, क्योंकि ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के हिसाब से यहाँ पर सामान रख दिया। तो ये तो क्या है? एनफोर्समेंट होगा। जो पहला आपका 11 का क्लोज 1 कहता है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो परफॉर्मेंस है, एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? क्या होगा? एग्रीड अपन होगा। जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उनके बीच में एग्रीमेंट था कि ए ने कुछ सामान बी के पास रख दिया, ए वापस आएगा तो बी से अपना सामान ले लेगा। बी ने वो सामान जो डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो बी इज ड्यूटी बाउंड टू रिटर्न द स्टॉक। ड्यूटी बाउंड हो जाएगा। अगर वो नहीं देता तो ए क्या कर सकता है? कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस गुड्स की करवा सकता है। इलेवन का जो 2 है वो कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी। अब कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय, कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा बनाया गया है? मेड बाय ट्रस्टी। ट्रस्टी के द्वारा बनाया गया है, लेकिन कौन सा बनाया गया हुआ है? एक्सेस ऑफ पावर। एक्सेस ऑफ पावर है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अगर इस ग्राउंड पे कोई एग्रीमेंट किया गया है, कैन नॉट बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मान लिया ए जो है वो क्या है? ट्रस्टी है। ए एक ट्रस्टी है, उसके पास पावर है, पावर टू लीज प्रॉपर्टी फॉर 7 ईयर्स की 7 साल तक जो प्रॉपर्टी को लीज पे दे सकता है। लेकिन उसने क्या किया? ही लीज फॉर मोर देन 7 ईयर्स।
7 साल से ज्यादा टाइम तक उसने प्रॉपर्टी लीज पर कर दी। मान लो या 7 साल का टाइम दिया, तो मान लो एक माइनर है, माइनर की प्रॉपर्टी है, ये माइनर की प्रॉपर्टी है, और माइनर इस टाइम में कितने साल का है, माइनर यहाँ पर है 11 साल का। तो माइनर कब अटेन करेगा मेजोरिटी, 7 साल के बाद, तो 18 का हो जाएगा। तो 7 साल का यहाँ पे टाइम दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या करा, इसने लीज पे दे दी फर्दर 7 इयर्स। अब माइनर जो है वो क्या हुआ, 18 की आ गया, 18 की एज में आ गया। अब उसने अपनी प्रॉपर्टी ले ली, क्लेम द प्रॉपर्टी। जो ट्रस्टी ने प्रॉपर्टी दी थी लीज पर, किसको दी थी, बी को। अभी भी क्या करता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना चाहता है, तो क्या वो माइनर के अगेंस्ट करवा सकता है, नहीं करवा सकता, नो, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ट्रस्टी और बी के बीच में हुआ था, माइनर का कोई रोल नहीं था। तो यहाँ बी ने जो है, ट्रस्टी ने अपनी एक्सेस ऑफ पावर का यूज किया, बी यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो नहीं करवा सकता। अब आपके माइंड में विचार आएगा कि मैडम अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बी नहीं करवा सकता, तो फिर अगर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाएगा तो फिर उसका तो लॉस ही हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट जो था वो वैलिड था, यानी कि लॉफुल था। तो फिर बी कैन क्लेम कंपनसेशन, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, एज वेल एज डैमेज भी क्लेम कर सकता है, बट नॉट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता। तो ये चीज जो है एक्सेस ऑफ पावर की बात होगी, तो एक्सेस ऑफ पावर जो है वो करेगा, तो फिर वहां पर एनफोर्समेंट नहीं होगी। 11(2) यही बात कर रहा है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। ए कोई ट्रस्टी है, ठीक है, उसके पास बी ने गुड्स रखे, ए ने उसको सेल कर दिया, किसको, सी को। अब बी वापस आता है, बी ए को कहता है कि मुझे जो है मेरे गुड्स दो, ए गुड्स नहीं देता। तो यहाँ पर क्या है, बी कैन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है, बट क्या सी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है अगर ये गुड इसको नहीं देता। और मान लो बी ए के पास गुड्स हैं, बी को उसने रिटर्न कर दिए, अब उसने रिटर्न कर देता है बाय चांस वो, तो क्या सी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है, सी कैन नॉट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, तो उस बेस पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता, क्योंकि यह सेल किया, एग्रीमेंट कुछ था, तो उस एग्रीमेंट को उसने ब्रीच कर दिया, ट्रस्ट को ब्रीच कर दिया। तो सी यहाँ पर सिर्फ कंपनसेशन डिमांड कर सकता है। एक और आप एग्जांपल ले लीजिए, एक कंपनी है कोई, बी उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, पावर है टू टेक डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेने की पावर तो है, सब्जेक्ट टू सैंक्शन, ये क्या करता है, कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल कर देता है, जब सेल कर देगा किसको, सी को, या फिर सेल कर दी प्रॉपर्टी लेकिन पोजेशन नहीं दिया, नॉट गिवन पोजेशन,
क्या सी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सी कैन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या करवा सकता है? नहीं करवा सकता, क्योंकि बी ने यहाँ पे क्या क्या किया, एक्सेस ऑफ पावर की, कि उसकी पावर थी सैंक्शन के साथ कुछ काम करने की, बिना सैंक्शन के अगर कुछ एक्ट करोगे तो एक्सेस ऑफ पावर हो गई, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी था। तो इस बेस पर सी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता। सी कैन ओनली क्लेम कंपनसेशन, सिर्फ कंपनसेशन वो क्लेम कर सकता है। तो इस तरीके से हमें जो है ये कंसेप्ट क्लियर करने हैं, और इस कंसेप्ट के साथ साथ ही हमारा आज का जो 11 का सब क्लोज 2 है उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप डाउट से क्लियर कर सकते हो, कमेंट करके कर सकते हो, या और भी कोई अगर आपको मेथड लगे तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो ये है हमारा 11 का सब क्लोज 2। अब आगे हम करते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्यों करेंगे? क्योंकि 10 के साथ 11 का 2 आ गया, फिर सेक्शन 14 उसकी जो भी उसकी आपके जो भी उसके सब क्लोज वगैरह हैं, फिर सेक्शन 16 आ जाएगा इसमें, और 14 में सब्स्टिट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, वो भी हम करेंगे इसमें, फिर 18 भी आ जाएगा और इसमें 20 भी आ जाएगा। तो ये सारे के सारे डिफेंसेस की बात करते हैं। सेक्शन 10 हमारा हो गया, 11 हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 कहता है कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, कोड जो स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं हो सकते, जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली जो एनफोर्स ही नहीं होंगे, तो प्लेंटिफ क्या करता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन करवाता है? प्लेंटिफ। जब प्लेंटिफ को ये हो ही नहीं सकता तो ये किसके डिफेंसेस बन गए? ये डिफेंसेस बन गए डिफेंडेंट के। तो इस तरीके से जो 14 के जो पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स जो हैं आप ये मान के चलिए कि डिफेंडेंट के वो बन गए डिफेंसेस। तो सेक्शन 14 क्या कहता है? सबसे पहला तो ये इसका क्लॉज ये कहता है कि आप क्या करवाओगे अगर आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा दी है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस अगर आपने करवा दी है, फिर भी आप एनफोर्समेंट नहीं करवा सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। ये जो 14 है ना, ये पूरा का पूरा लगभग चेंज हो गया। इससे पहले जो 14 था सेक्शन, वो कुछ और ही कुछ इसमें कंसेप्ट थे और प्रोविजंस थे, लेकिन अब ये प्रोविजन जो है चेंज हो गए हैं। सबसे पहला कह रहा है कि अगर पार्टी ने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा दी है, अगर आप बेयर लैंग्वेज देखते हो तो बेयर लैंग्वेज में लिखा हुआ है वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20। ये किस में दिया हुआ है? सेक्शन 20 में दिया हुआ है। ये भी इस साल ही हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अमेंड होके आया है। सेकंड बात कर रहा है परफॉर्मेंस ऑफ ए कंटिन्यूअस ड्यूटी। परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूअस ड्यूटी। मान लो किसी एक्ट को करने के लिए लगातार कोई ड्यूटी बन रही थी, उस ड्यूटी को आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, तो क्या वो परफॉर्मेंस होगी? वो उस बंदे की जिम्मेवारी है या उसकी इच्छा है कि वो ड्यूटी कैसे परफॉर्म करता है? अगर आपने किसी व्यक्ति को कह दिया कि आप हमारे घर की रखवाली करोगे और वो अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है और आप ये कहते हो कि आप मेरे घर की रखवाली कीजिए, तो क्या वो उसी तरीके से ड्यूटी परफॉर्म कर पाएगा? वो उस तरीके से ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा। हो सकता है जब हम उसे स्पेसिफिकली कहेंगे कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, हो सकता है वो हमारे घर की चौकीदारी करने के बजाय चोरी करवा दे, तो आप उसको क्या कर लोगे? क्या ब्लेम दे दोगे? थर्ड जो है उसमें कह रहा है कि अगर पर्सनल क्वालिफिकेशन के बेस पर आप कोई एक्ट करना चाहते हो, पर्सनल क्वालिफिकेशन। फिर फोर्थ इसमें कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है इन इट्स नेचर डिटरमिनेबल। ये चार इसके मेन पार्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। जो सब्स्टिट्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिटेल में डिस्कशन तो मैं करवाऊंगी सेक्शन 20, उसके बाद उसके कुछ पार्ट्स ऐड हुए हैं तो उनके साथ डिटेल में करवाऊंगी, लेकिन वैसे आपको समझा देती हूँ क्या होता है सब्स्टिट्यूटेड
कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? सब्स्टिट्यूटेड, एक सेकेंड, सब्स्टिट्यूटेड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका मतलब है, आप एग्जांपल से समझ लीजिए, ए का कॉन्ट्रैक्ट था बी के साथ, बी ने क्या कर दिया, मना कर दिया परफॉर्म करने से, नो परफॉर्मेंस हुई। ए क्या करता है, थर्ड पार्टी से एनफोर्स करवाता है, थर्ड पार्टी या कोई एजेंट वगैरह होते हैं इसके, उसके थ्रू जो है अपना जो एक्ट है उसको परफॉर्म करवाता है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। ये सेक्शन 20 बात कर रहा है। सेक्शन 20 का जो क्लोज है, फर्स्ट क्लोज तो कहता है कि आप जो परफॉर्मेंस है वो करवाएंगे किससे, थर्ड पार्टी से करवा सकते हो और एजेंट से करवा सकते हो। सब क्लोज 2 ये बात कह रहा है कि अगर आप करवाते हो तो 30 डेज का आप नोटिस दोगे। आप एयर लैंग्वेज निकाल लीजिए इसकी, जो आपको माइंड में रह जाएगी कैसे है, तो उसके बाद आप कहोगे कि 30 डेज का इसमें नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद ये बात कही गई है, और फर्स्ट क्लोज में ये भी बात कही गई है कि जो कॉस्ट है वो कॉस्ट वो व्यक्ति देगा जिसका फॉल्ट है, यानी कि जिसने ब्रीच किया। सेकंड में 30 डेज का नोटिस है। थर्ड ये कहता है कि अगर आपने एक बार यहाँ से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा ली है तो फिर आप दोबारा से जो बी है यानी कि जो पार्टी है, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दोबारा नहीं होगी अगेन। फोर्थ क्लॉज कहता है कि अगर आपने, ठीक है आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो इस बी से आप नहीं करवा सकते, लेकिन आप कंपनसेशन ले सकते हो, उसके लिए किसी प्रकार की मनाही नहीं है। तो ये 4 क्लोज हैं जिनको अगर आप एयर लैंग्वेज देखोगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में 20 का क्लोज 1 जो बहुत लेंथी दिया गया है, 20 का क्लोज 2 30 डेज की बात करता है। 20 का क्लोज 3 कहता है कि कोई आप दोबारा से अगर एक बार आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस थर्ड पार्टी से करवा ली है तो आप किसी प्रकार का परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। 20 का क्लोज 4 कहता है कि ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी प्रकार से, ऐसा नहीं कि आप अगर दोबारा कंपनसेशन क्लेम करना चाहते हो ब्रीच के रिगार्डिंग तो वो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार का कोई बैन नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि सब्स्टिट्यूटेड क्लोज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है, बी ने कॉन्ट्रैक्ट करने से परफॉर्म करने से मना कर दिया, ए बेचारा विक्टिम भुगतता रहता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, वो थर्ड पार्टी से क्लेम ले सकता है, एजेंट से क्लेम ले सकता है। तो ये तो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। उसके बाद आगे बात आती है परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस ड्यूटी। अब कंटिन्यूअस ड्यूटी आप किसे कहोगे? कंटिन्यूअस ड्यूटी की जब बात आएगी कि इसके अंदर जो है, पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ कंटिन्यूअस ड्यूटी। मान लो ए और बी ने मिलके ज्वाइंटली एक कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट था कि हमने कुछ मकान बनाने हैं, कोई मान लो बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और बी ने मिलके। अब बी को पता चल गया कि ए जो ऐसे फ्रॉड कर रहा है, वो एक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा और ना वो जो अपना कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, नॉन परफॉर्मेंस हो रही है, उस पर नॉन परफॉर्मेंस हो रही है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है। ए की जो ड्यूटी थी वो तो था कि जो भी एक बिल्डिंग बन रही थी उसमें जो सारा सामान था, जो स्टॉक था, उसकी निगरानी करना था। बी की जो ड्यूटी थी, तो जो लेबर वर्क कर रही थी, लेबर ऑब्जर्वेशन थी बी की ड्यूटी। ये बी की ड्यूटी थी। अब ए जो है कोर्ट में जाता है, कहता है जी आप बी को कहो कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे। यहाँ उसकी एक क्या कंटिन्यूअस ड्यूटी थी, कंटिन्यूअस मतलब लगातार ड्यूटी थी कि वो परफॉर्म करे, लेकिन बी क्या करता था, परफॉर्म नहीं कर रहा था। कोर्ट ने साफ तौर पे कोर्ट मना कर देगी, क्यों? क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूअस ड्यूटी पे डिपेंड करता है। कंटिन्यूअस वो तो मर्जी है ना उसकी। अब मान लो कहेगा, अगर आप कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा देते हो कि जो कंटिन्यूअस ड्यूटी है वो निभानी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं निभाता, वो लेबर है जो मिस्त्री वगैरह है उन पर नजर नहीं रखता, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये कुछ नहीं बोल रहा, तो क्या वो एक्ट आप परफॉर्म करवा पाओगे? आप वो एक्ट परफॉर्म नहीं करवा पाओगे। ये जो फैक्ट्स मैंने आपके बताए हैं, इसके रिगार्डिंग एक केस है, केस का नाम है
हर हाईनेस, केस का नाम इंपॉर्टेंट है, हर हाईनेस महारानी शांति देवी, महारानी शांति देवी पी गायकवाड़। काफी लंबा नाम है इसका। किसके अगेंस्ट था ये? सब्जी भाई हरि भाई पटेल। सब्जी भाई हरि भाई पटेल। 2001 का ये केस है और ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का केस है, तो आप माइंड में रखिएगा। ज्यादा याद नहीं रहता तो आप लिख सकते हो इसे, हर हाईनेस महारानी वर्सेस सब्जी भाई हरि भाई पटेल। इस केस में क्या था? इस केस में जो रेजिडेंशियल हाउसेस थे, इसमें मेन मुद्दा ये था कि जो रेजिडेंशियल हाउसेस हैं, यानी कि जो लोगों के रहने के लिए मकान बनाए जाने थे, और वो मकान जो थे वो विकर सेक्शन के थे। तो जब ये विकर सेक्शन के लिए मकान बनाना था, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने मिलके एक एग्रीमेंट किया कि हम जो है कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। लेकिन बाद में डिफेंडेंट ने अपने आप को डिक्लेयर ये करवा दिया कि जो है इसमें कोई ना कोई फ्रॉड का इशू आ रहा है प्लेंटिफ की तरफ से, तो वो उसमें आगे इसको नहीं एक्ट करेगा। तो इस प्रकार से जो प्लेंटिफ था यानी कि ए था, उसने कोर्ट में केस फाइल किया कि मुझे जो है ये एनफोर्स आप करवाइए, कंटिजेंसी ड्यूटी को परफॉर्म करवाइए। तो कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू, सॉरी इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल कि ये पूरी तरह से डिफिकल्ट है। क्या क्या वर्ड्स थे इसमें? सबसे पहला वर्ड था एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। सेकेंड वर्ड यूज हुआ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। टू परफॉर्म कंटिन्यूअस ड्यूटी, कि ये तो मुश्किल है, और आप ये नहीं कह सकते कि कंटिन्यूअस ड्यूटी जो है कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हो, तो ये जो है इम्पॉसिबल ही है, आप परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो कंटिन्यूअस ड्यूटी के रिगार्डिंग हर हाईनेस महारानी शांति देवी गायकवाड़ वर्सेस सब्जी भाई पटेल भाई, सब्जी भाई हरि भाई पटेल का जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो इस केस को आपने माइंड में रखना है। उसके बाद बात आती है थर्ड पर्सनल क्वालिफिकेशंस की। मान लीजिए आपका नाम है राम और मेरा नाम है वनीता। आप हो एक स्टूडेंट और मैं हूं एक टीचर। हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं जो है आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 मंथ के लिए और 1 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन मैं महीना 2 महीना पढ़ाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ मैं तो नहीं पढ़ाऊंगी। आपके पास अब क्या रास्ता है? आप क्या करोगे? कोर्ट में जाओगे, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड करते हो। कोर्ट में जाओगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड करते हो। कोर्ट कहता है कि ठीक है, अगर मान लो मैं वनीता को कह भी दूं कि आप राम को पढ़ाइए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कीजिए, तो ये जो है इसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन पे है। अगर मैं स्पेसिफिकली एनफोर्समेंट करवा भी देता हूँ, कोर्ट अगर करवा भी देती है, तो क्या वनीता उसी मेहनत से, उसी हार्डवर्क से पढ़ाएगी? क्या वो कंसेप्ट क्लियर करवाएगी? तो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पर्सनल क्वालिफिकेशन पे करवाते हो कोर्ट के थ्रू, और कोर्ट जो है पर्सनल क्वालिफिकेशन के बेस पर अगर एनफोर्स करवाने की बात भी करती है, तो क्या ये जरूरी है कि वो उसी लेवल पर वही सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे? तो इस बेस पर, पर्सनल क्वालिफिकेशन के बेस पर आप कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। इसके रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता कि मैं कोई केस वगैरह आपको करवाऊं, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बात आप माइंड में रखिएगा, जब आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में क्या, जब आप पेपर देते हो, एग्जाम लिखते हो मेंस का, अगर वहाँ आपके कंसेप्ट क्लियर है और आपके माइंड में केस का नाम नहीं है, आप एग्जाम्पल के थ्रू से एक्सप्लेन कर देते हो, तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स दे देता है। इट डजेंट मैटर द व्हाट टाइप ऑफ केस यू हैव रोट,
इस प्रकार का केस आपने लिखा है वो मायने रखता है। सेकेंड एग्जांपल लिख लीजिए, एक पेंटर है कोई, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है रश्मि के साथ उसकी पेंटिंग बनाने का, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये नॉन परफॉर्मेंस होता है यहाँ पर, ये परफॉर्म नहीं करता। तो क्या ये रश्मि जो है पेंटर से अपनी पेंटिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकती है? नहीं करवा सकती, क्योंकि पर्सनल क्वालिफिकेशन पे है। मान लिया रश्मि ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसके रिगार्डिंग करवाने लगी, तो क्या ये जरूरी है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने के बाद वो पेंटर उसकी सही जो पिक्चर है, सही तस्वीर है, सही पेंटिंग बनाएगा? तो क्या ऐसा संभव है? तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होता तो आप कंपनसेशन डिमांड कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, कोर्ट में आप उसे चैलेंज कर सकते हो। लास्ट हमारा क्लोज है इसमें, इन इट्स डिटर्मिनेबल। डिटर्मिनेबल मीन्स रिवोकेबल। डिटर्मिनेबल मीन्स रिवोकेबल। रिवोकेबल का मतलब है कि एक पार्टी हु एट फॉल्ट, एक पार्टी फॉल्ट पर है, फॉल्ट का मतलब उसका दोष है। सेकंड पार्टी क्या करेगी? डिक्लेयर इट वॉइडेबल। वॉइडेबल जो होता है, वॉइड में क्या होता है, दोनों पार्टियों का फॉल्ट होता है या कोई ऐसी कंडीशन होती है कि वो जो है किसी प्रकार का उसको परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वॉइड डिक्लेयर करवा दिया जाता है। या मान लो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंडीशन है, वॉइड कौन सा होता है? जहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉट कॉम्पिटेंट थी पार्टी। नॉट कॉम्पिटेंट आप कब कहोगे? क्यों? माइनर थी या अनसाउंड माइंड थी या वो कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल था। तो सेक्शन 10 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है वो यही बात कहता है कि जब आप इनकॉम्पिटेंसी की बात करता है, इनकॉम्पिटेंसी तो आप वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो। लेकिन जहां एक पार्टी का फॉल्ट है, दूसरी पार्टी ये चाहती है कि उसको परफॉर्म किया जाए और वो परफॉर्म नहीं होता, तो वो रिवोक किया जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है। तो कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप उसे वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो, उन मामले में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। इस मामले में केस है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वर्सेस अमृतसर गैस, अमृतसर गैस सर्विस 1991 का सुप्रीम कोर्ट का केस था। इसमें क्या हुआ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, ये गैस सर्विस थी, ये गैस एजेंसी आप कह सकते हो, ये गैस एजेंसी थी। इस गैस एजेंसी के खिलाफ जो है कंप्लेंट गई कि ये जो है गलत कनेक्शंस लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है, फर्जी कनेक्शंस लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है, अनऑथोराइज्ड गैस कनेक्शन दे रहा है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्या किया, अपना ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल, रिवोक का मतलब कैंसिल कर दिया, और कैंसिल कर दिया और 30 डेज का नोटिस भी दिया कैंसिलेशन का। 30 डेज का नोटिस दे दिया गया। फिर ये मैटर गया आर्बिट्रेशन में। आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल है वहां पर गया। ट्रिब्यूनल ने इसको क्या है कह दिया, फाइनल डिसीजन दे दिया कि हाँ ये जो हुआ है वो सही हुआ है। ये जो टर्मिनेशन एग्रीमेंट का 30 डेज का जो नोटिस है, इस नोटिस के बेस पे ये टर्मिनेशन बिल्कुल सही है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन बिल्कुल सही है, ये बात आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने नहीं कही। कहने का मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने ये बात नहीं कही कि ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है। उन्होंने ये कहा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मैटर गोज टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में गया, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट जो केस था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि अगर डिस्ट्रीब्यूशनशिप के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, ये इनके
अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप है उसके बेस पे अगर मान लो कोई भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको अगर आप कैंसिल कर देते हो, रिवोक कर देते हो, तो उसको आप रिवोक किया जा सकता है। उसको रिवोकेशन में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते कि ये ऑयल कॉर्पोरेशन जो है इनको दोबारा से लाइसेंस प्रोवाइड करे। तो ये इनडिटर्मिनेबल है, यानी नेचर में डिटर्मिनेबल है, इनडिटर्मिनेबल नहीं डिटर्मिनेबल है। डिटर्मिनेबल का मतलब है उसको रिवोक किया जा सकता है। तो इसमें किसी प्रकार की कंपनसेशन की संभावना नहीं है, क्योंकि 30 डेज का नोटिस दिया गया था दूसरी पार्टी को। हालांकि उसको किसी प्रकार का रीजन नहीं बताया गया था कि क्या रीजन है, लेकिन उनके पास कंप्लेंट्स आई थी कि ये गैस एजेंसी जो है अनऑथराइज्ड, जो गलत है, फर्जी जो कनेक्शन है वो प्रोवाइड करवा रही है, और जिनको एक्चुअल में कनेक्शन मिलने चाहिए थे वो उनको नहीं मिल रहे। तो इस लेवल पर आप ये कह सकते हो कि जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, ऐसे कोई सिस्टम अराइज हो जाता है, तो उस टाइम पर ये ड्यूटी बन जाती है कि कोर्ट ये देखे कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या वहां पर पहले से सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हुआ है, क्या परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूअस ड्यूटी हुआ है, क्या पर्सनल क्वालिफिकेशन के बेस पे आप परफॉर्म करवा रहे हो, या उसका जो नेचर है वो डिटर्मिनेबल, आप उसको रिवोक भी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम सेक्शन 14 तक करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया उसको एक बार समझ लेते हैं। सेक्शन 10 कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात कर रहा है। सेक्शन 11 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात कर रहा है विद रिगार्ड टू ट्रस्ट के रिगार्डिंग बात कर रहा है। सेक्शन 11(2) कहता है कि अगर मान लो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या एक्सेस ऑफ पावर है, तो उस मामले में आप एनफोर्समेंट नहीं करवा सकते। सेक्शन 14 भी यही बात कह रहा है। सेक्शन 14 का क्लॉज 1 कह रहा है कि अगर किसी प्रकार का सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हुआ है सेक्शन 20 में, या 14 का क्लॉज 2 कह रहा है कि अगर किसी प्रकार की कंटिन्यूअस ड्यूटी है, कोई लगातार एक ड्यूटी परफॉर्म करनी है और वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं होती, तो आप परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। 14 का क्लॉज 3 ये बात कह रहा है कि अगर वो पर्सनल क्वालिफिकेशन पर बेस्ड है तो आप जो है किसी प्रकार का एनफोर्समेंट नहीं करवा सकते। 14 का क्लॉज 4 ये बात कह रहा है कि इट्स नेचर डिटर्मिनेबल। तो ये हमने आज डिस्कस किया। सेक्शन 10 में स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस हो जाएगी। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को आपने उसका ब्रीच किया है तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करवा सकते हो। सेक्शन 11 कहता है कि अगर ट्रस्ट के रिगार्डिंग आपने कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी हो। सेक्शन 11 का 2 कहता है कि अगर आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या एक्सेस ऑफ पावर का यूज किया है तब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। और 14 का क्लॉज 1 कहता है कि अगर आपने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का मतलब है अगर आपने थर्ड पार्टी और एजेंट के थ्रू अगर परफॉर्मेंस आप करवा रहे हो तो पहले जिस पार्टी ने ब्रीच किया उसको आप 30 डेज का नोटिस दोगे, और जो भी कॉस्ट होगी वो वही पार्टी बियर करेगी जिसने फॉल्ट किया था, जो डिफॉल्ट था, यानी कि जो विक्टिम है वो वहां से किसी प्रकार का कॉस्ट कोर्ट के थ्रू जो फाइन लगता है उसको बियर नहीं करेगी। फिर बात आती है कंटिन्यूअस ड्यूटी की। अगर कोई एक्ट इस बेस पे आप परफॉर्म करवा रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट इस बेस पे आप परफॉर्म करवा रहे हो जिसमें कंटिन्यूअस ड्यूटी का डिस्कशन है, कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार किसी व्यक्ति ने कोई ड्यूटी परफॉर्म करनी है, तो अगर आप उसके रिगार्डिंग परफॉर्मेंस करवाना चाहते हो तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। फिर बात आती है पर्सनल क्वालिफिकेशन की। अगर आपकी पर्सनल क्वालिफिकेशन है, मान लो मैं टीचर हूँ और टीचर से आप परफॉर्मेंस करवाना चाहते हो तो वो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते, पेंटर से नहीं करवा सकते। इसी प्रकार कोई वॉयलिन बजा रहा है या कोई सिंगर है या कोई आप ये कह सकते हो एक्टर है, तो आप उसको पर्सनल क्वालिफिकेशन के बेस पे उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। फोर्थ ये कह रहा है कि अगर वो इनडिटर्मिनेबल है यानी कि आप उसको रिवोक करवा सकते हो। अगर आपको वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो तो उस मामले में भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस
नहीं करवा सकते। तो इस तरीके से आज का हमारा जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का लेक्चर है वो यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आ गया है और आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एग्जाम्स। मान लो लॉ एग्जाम की कोई आपके फ्रेंड्स तैयारी करें, उसको भी आप शेयर कीजिए। और कोरोना के इस काल में आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने नेबरहुड, अपने आसपास के एरिया में जो भी लोग रहते हैं उन सभी का आप ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।